एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जब कैप्टन री सेरी को ढूंढ लेता है जो कि मार्केट में गुम गई होती है और उसे वापस घर में ला रहा होता है। और दूसरी तरफ सियोदान भी रीजियोंग से मिलने के लिए वहाँ पे उसके घर पहुँच गई थी। सेरी और कैप्टन री जब वापस लौट रहे होते हैं तो सेरी बोलती है कि तुमने मुझे जैसे ढूंढा मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और हमें पता ही है कि कैप्टन री को ऐसा लग रहा था कि सेरी उसे पसंद करने लगी है, इसलिए उसे सीधा सीधा वो बोल देता है कि मेरे लाइफ में एक और लड़की भी है और मेरी एक फियांसे है जिससे 10 साल पहले मैंने एंगेजमेंट की थी, क्योंकि वो सेरी को बाद में उदास नहीं देखना चाहता था। लेकिन सेरी उसकी बात काटते हुए कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी लाइफ में कोई है या नहीं है, लेकिन जो तुमने कहा ना कि मेरा दिल टूट जाएगा उससे मुझे प्रॉब्लम है। मेरी लाइफ में भी काफ़ी सारे लड़के हैं और वो सारे सियोल में मेरे लिए रो रहे होंगे। ये सुन के कैप्टन री का भ्रम टूट जाता है कि सेरी उसे पसंद करती है। सेरी इस बात पे काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गई तो कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी लड़की क्यों ना हो। लेकिन बाद में उससे ये भी पूछती है कि अगर तुम्हारी फियांसे है और अगर वो यहाँ पे आ गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी दो दो फियांसी हो जाएंगे। और वो कैप्टन री को बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक ही साथ दो दो लड़कियों के साथ कैसे रह सकते हो। जिस पे कैप्टन री कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे लगा था तुम चली जाओगी, तुम थोड़ी ना मेरी फियांसे हो। लेकिन सैरी बोलती है कि अगर वो यहाँ पे आ गई तो। इस पे कैप्टन री कहता है कि वो बाहर पढ़ने गई हुई है और कुछ टाइम तक वो वापस नहीं आएगी। और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी उनके सामने सियोदान खड़ी थी और जो प्रॉब्लम वो लोग सोच रहे थे वो उसके सामने ही थी। कैप्टन री और सियोदान फिर एक दूसरे से बात करते हैं और कैप्टन री सेरी से सियोदान को मिलाता है और कहता है कि वो उसकी कलीग है। सेरी भी सियोदान को बोलती है कि वो डिवीज़न 11 में है और उससे ज़्यादा उसे इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे सकती और वो कैप्टन री की साथी है। और ये बोल के सेरी वहाँ से जा रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सियोदान को ऐसा लगे कि कैप्टन री और उसके बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन कैप्टन री उसे रोक लेता है और कहता है कि घर उस तरफ है और तुम घर में जाओ, क्योंकि सेरी दूसरी तरफ जा रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सियोदान को पता चले कि वो दोनों एक साथ रहते हैं। और सेरी को घर जाने को कहता है और उससे अंदर जाके दरवाज़ा बंद करने को कह देता है क्योंकि वो खुद सियोदान को छोड़ने प्योंगयांग जा रहा था। और बाद में कैप्टन री जब सियोदान को प्योंगयांग छोड़ने जा रहा था तब सियोदान उससे पूछती है कि हमारी एंगेजमेंट 7 साल पहले हुई थी और अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। जिस पे कैप्टन री कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में सोचूंगा। और वो लोग फिर सियोदान के घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जनरल और सियोदान की माँ उसे ज़बरदस्ती घर में बुला लेते हैं। जनरल सियोदान के सामने बोल रहा था कि कैप्टन री कितना अच्छा आदमी है, उनकी एंगेजमेंट 7 साल पहले हुई थी, अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसके घर में किसी और औरत को ले लेता और उससे शादी कर लेता, लेकिन कैप्टन री ने तुमसे चीट नहीं किया। और ये सुन के सियोदान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे भी पता है कि वो सेरी के साथ अभी रह रहा था, लेकिन वो किसी को कुछ कह नहीं सकती थी। दूसरी तरफ हमें सेओंजुन को दिखाया जाता है जो कि सेरी के बारे में सोच रहा था। और हमें यहाँ पता चलता है कि जब सेओंजुन सियोदान को छोड़ने आया था तब उसने सेरी को भी देखा था कैप्टन री के साथ, लेकिन जब वो सेरी को ढूंढने गया तो वो वहाँ से जा चुकी थी। और हमें यहाँ पता चलता है कि सेओंजुन सेरी को पहले से जानता है और ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। सेओंगजुन सेरी के दूसरे भाई के साथ था तो उसने सेरी से शादी करने की भी कोशिश की थी और उसके भाई ने सेओंगजुन को भेजा था सेरी से मिलने के लिए। लेकिन सेरी सेओंगजुन को देख के ही पहचान गई थी कि वो किस टाइप का बंदा है। उसने उससे कह दिया था कि मुझे पता है कि तुम मेरे भाई को लूटने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे सामने नहीं चलेगी। तुम चाहो तो मेरे दूसरे भाई को लूट के यहाँ से जा सकते हो, लेकिन ये सब मेरे पे नहीं चलेगा। और उस सेओंगजुन को रिजेक्ट कर देती है। और कहानी अभी प्रेजेंट में आती है जहाँ सेओंगजुन कह रहा था कि सेरी ही पूरे फैमिली में सबसे स्मार्ट थी, बाकी लोगों को तो उसने आसानी से फंसा लिया था। फिर हमें सेरी को दिखाया जाता है जो कि कैप्टन री का इंतजार कर रही होती है। सेरी जब इसका इंतजार कर ही रही थी तब दरवाजे पे कोई आता है और सेरी को लगता है कैप्टन री आ गया है और वो दरवाज़ा खोलती है, लेकिन बाहर मोहल्ले की औरतें थी जो उससे मिलने आई थी। वो इसलिए आई थी क्योंकि जब सियोदान कैप्टन री से मिलने आई थी तो उन्होंने सियोदान को देख लिया था और उन्हें पता है कि सियोदान कैप्टन री के असली फियांसे है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कैप्टन री सेरी को धोखा दे रहा है और उसने दो दो फियांसे रख रखी है, इसलिए वो उसका गम हल्का करने के लिए सेरी से मिलने आई होती हैं। मोहल्ले की औरतें फिर सेरी को समझाना शुरू कर देती हैं कि कैप्टन री कितना गंदा आदमी है, उसने दो दो फियांसे रख रखा था, तुम चिंता मत करो, हम कैप्टन री को सही करेंगे। हमें लगा था कैप्टन री कितना अच्छा आदमी है और वो ये सब कर रहा है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सैरी फिर कैप्टन री को बचाने के लिए कहती है कि इसमें कैप्टन री की कोई गलती नहीं है, बल्कि उसके माँ बाप चाहते हैं कि उसकी शादी सियोदान से हो, इसलिए उसने उससे एंगेजमेंट की थी। बट असलियत में वो सेरी को ही अपना फियांसे मानता है और उससे ही शादी करना चाहता है, इसलिए वो कैप्टन री को कुछ भी ना बोले। ऐसे करके वो कैप्टन री को बचाने की कोशिश करती है। और मोहल्ले की औरतें फिर सेरी की बात मान जाती है और कहती हैं कि चाहे जो भी हो हम तुम्हारा साथ देंगी।
और ये सब मानबॉक भी सुन रहा होता है माइक्रोफोन के ज़रिए। कैप्टन री सियोदान के घर खाना खाने के बाद वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो सेरी के पास वापस नहीं बल्कि अपने घर जाता है और अपने मम्मी पापा से मिलता है। कैप्टन री के पिता बोलते हैं कि उनकी एंगेजमेंट को 7 साल हो गए हैं, अभी उसे शादी कर लेनी चाहिए सियोदान से। हम यहाँ देख सकते हैं कि कैप्टन री के माँ बाप उसकी जल्द से जल्द शादी करवाना चाहते हैं सियोदान से। फिर हमें सेरी को दिखाया जाता है जहाँ की सारी मोहल्ले की औरतें उससे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो उसके साथ है, और अगर उसे कैप्टन री के लिए कोई मदद भी चाहिए तो वो उसे मदद करने के लिए रेडी है, और वहाँ से चली जाती है। सुबह हो जाती है और सेरी कैप्टन री का इंतज़ार कर रही होती है, और वो सुबह घर में आता है और सेरी उसे काफ़ी ज़्यादा डांटने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम प्योंगयांग 8 बजे गए थे तो तुम्हें रात के 1-2 बजे तक वापस आ जाना चाहिए था। तुम अभी आ रहे हो सुबह 8 बजे, तुम कर क्या रहे थे? और हम यहाँ देख सकते हैं कि सेरी पूरी रात कैप्टन री का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन कैप्टन री उसे बताता है कि उसने उसके जाने का इंतज़ाम कर दिया है। नॉर्थ कोरिया से एक स्पोर्ट्स टीम यूरोप जाने वाली है और वो सेरी को उनके साथ भेज देगा और वहाँ से वो उसके घर वापस जा सकती है। और ये सुन के सेरी का सारा गुस्सा उड़ जाता है। उस कैप्टन री उसे ये भी बताता है कि पासपोर्ट में फ़ोटो लगाने के लिए उसे प्योंगयांग जाना पड़ेगा फ़ोटो खिंचवाने। और ये सारी चीज़ें मानबॉक सुन लेता है माइक्रोफोन के ज़रिए, और मानबॉक को भी ये पता चल जाता है कि कैप्टन री सेरी को यूरोप भेज रहा है स्पोर्ट्स टीम के साथ। फिर हमें सेरी को दिखाया जाता है जो कि प्योंगयांग जाने के लिए शॉपिंग करने गई होती है। वो अपना हेयर स्टाइल चेंज करवा देती है और कपड़े देखने जाती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते खरीदने के लिए। इसलिए मानबॉक की बीवी उसे एक दुकान में लेके जाती है जो कि पुराने सामान के बदले पे कुछ पैसे देता है, और सेरी उसे अपनी घड़ी देती है, और लेकिन वो दुकानदार उसे उसकी घड़ी के काफ़ी कम पैसे देता है। और सेरी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ये एक लौती एडिशन है और ये काफ़ी महंगी घड़ी है, लेकिन वहाँ पे वो कुछ सुनने को ही रेडी नहीं था उसे, और बस उसे उस घड़ी की वजन की परवाह थी। और सेरी को भी एट लास्ट उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसकी घड़ी काफ़ी सस्ते में उसे दे देती है। वो जा ही रही होती है तभी उसकी नज़र एक घड़ी पे पड़ती है जो कि उस दुकानदार के दुकान में थी, और वो घड़ी भी काफ़ी लिमिटेड एडिशन की थी और ओरिजिनल थी। और वो उस दुकानदार को पूछती है कि ये घड़ी किसने दी है, और वो दुकानदार बोलता है कि कुछ साल पहले एक आदमी आया था और उसने ये घड़ी उसे रखने को दी थी, यहाँ तक कि उसने उसके पैसे भी नहीं लिए थे, और बहुत साल बीत गए हैं और वो उस घड़ी को लेने नहीं आया है। और इस घड़ी के बारे में हम आगे जानेंगे। फिर मैं मानबॉक को दिखाया जाता है जो कि चियोल के पास जाता है और कहता है कि कैप्टन री और सेरी प्योंगयांग जा रहे हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, और उनका प्लान है कि वो सेरी को स्पोर्ट्स टीम में भर्ती करके यूरोप भेज देगा ताकि वो कंट्री को छोड़ के जा सके। और मानबॉक उसे ये भी कहता है कि शायद सेरी सच कह रही है और वो सच में डिवीज़न 11 से ही है, लेकिन चियोल उसे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है वो डिवीज़न 11 से है और उसका पासपोर्ट फेक नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि चियोल को पता चल चुका है ऑलरेडी कि वो डिवीज़न 11 से नहीं है। लेकिन वो फिर भी मानबॉक को वहाँ से जाने को कह देता है। वो जा ही रहा होता है तभी चियोल उसे रोक के पूछता है कि उस घड़ी का क्या हुआ, और हमें पता चलता है कि सेरी ने जो घड़ी देखी थी उस दुकानदार की दुकान पे वो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन री के बड़े भाई की थी, जो कि एक्सीडेंट के बाद गुम गई थी। और चियोल उस घड़ी को अभी तक ढूंढ रहा है और वो घड़ी उसे मिली नहीं थी, क्योंकि मानबॉक ने उस घड़ी को छुपा दिया था और जाके उस दुकानदार को दे दिया था। बाद में हमें कैप्टन री को दिखाया जाता है जहाँ की उसके चारों साथियों को गिरफ्तार कर लिया था चियोल ने, और उन्हें टॉर्चर कर रहा था, पूछ रहा था कि सेरी कौन है और कैप्टन री उसे क्यों छुपा रहा है, क्या वो सच में डिवीज़न 11 से है या नहीं। लेकिन उसके चारों साथी कुछ भी नहीं बोलते सेरी को बचाने के लिए। बाद में वहाँ पे कैप्टन री आ जाता है और चियोल को ऐसा करने से रोकता है और उसे बोलता है कि उसे जो भी पूछना है उससे पूछे और उसके साथियों को तंग ना करें। और फिर चियोल को फ़ोन आता है और उससे कॉलोनल कहता है कि क्या उसने अभी तक ट्रक के एक्सीडेंट की रिपोर्ट सही नहीं की है, क्योंकि उसे अभी रिपोर्ट मिली है और उसे और चियोल को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। हमें पता चलता है ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि कैप्टन री ही था और उसने चियोल के खिलाफ कंप्लेन की थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेरी कपड़ों की शॉपिंग करके वापस लौट रही होती है, तभी वो कुछ बच्चों को देखती है जो कि एक बच्चों को काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, और वो उन बच्चों को रोकती है। और हमें पता चलता है कि सेरी ने जिस बच्चों को बचाया वो और कोई नहीं बल्कि मानबॉक का बेटा है। और जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि सेरी ने पैराशूट लेके वापस साउथ कोरिया जाने की कोशिश की थी और उसने वॉकी टॉकी से साउथ कोरिया कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश की थी, जिसे कैप्टन री ने रोक दिया था। हमें बाद में पता चलता है कि उसका ये वॉकी टॉकी का मैसेज साउथ कोरिया तक पहुंच गया था और उसका मैनेजर और इंश्योरेंस एजेंट उस बात को सुनने आते हैं और वो सेरी की आवाज़ पहचान लेते हैं कि वॉकी टॉकी पे और कोई नहीं बल्कि सेरी थी, और उन्हें पता चल जाता है कि सेरी जिंदा है और वो उसे ढूंढने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सेरी की बड़ी भाभी को भी दिखाया जाता है जो कि सेरी की स्टेप मॉम से मिलने जाती है और उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है,
वो उसे काफ़ी बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है ताकि कंपनी उसे मिल जाए, लेकिन उसकी माँ उसको वहीं से भगा देती है। और प्रॉपर्टी पाने के लिए सेरी का दूसरा भाई कैसे पीछे रह सकता है? वो भी प्रॉपर्टी पाने में लगा था और वो सॉन्गजुन को ढूंढना चाहता था क्योंकि उसने उसे चीट किया था और उसके सारे पैसे लेके भाग गया था नॉर्थ कोरिया। लेकिन इसके बारे में सेरी के दूसरे भाई को नहीं पता था और वो उसे ढूंढ रहा था। सेरी का दूसरा भाई एट लास्ट उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसने सॉन्गजुन की कंट्री से भागने में मदद की थी और उससे उसे पता चलता है कि सॉन्गजुन अभी नॉर्थ कोरिया में है। वो उसे 10 गुना पैसे देने को रेडी है अगर वो सॉन्गजुन को पकड़वा देता है तो। इसलिए वो आदमी नॉर्थ कोरिया में सॉन्गजुन के एजेंट को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि सेरी का भाई उससे 10 गुना पैसे देने के रेडी है, इसलिए अगर हम सॉन्गजुन को फंसा देते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और नॉर्थ कोरिया में वो एजेंट भी डिसाइड कर लेता है कि वो सॉन्गजुन को फंसा देगा, इसलिए उससे कहता है कि हम प्योंगयांग जाएंगे कि तुम भी यहाँ पे बड़े बड़े बोर ही हो रहे हो। और सॉन्गजुन इस बात के लिए मान जाता है। कैप्टन री और उसके चारों साथी फिर वापस लौट आते हैं इन्वेस्टिगेशन से और उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पीटा गया था। इससे सेरी उनसे माफ़ी मांगती है और उन्हें फिंगर रट देती है। ये देख के कैप्टन री के चारों साथी और कैप्टन री के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि कैप्टन री को लग रहा था कि वो हार्ट सिग्नल किसी के लिए लव कन्फेशन करने के लिए होता है, लेकिन सेरी ने वो हार्ट सिग्नल उन पांचों को दिया था। और बाद में वो पांचों जाते वक्त बात करते हैं कि सेरी के उस हार्ट सिग्नल का कोई मतलब ही नहीं था। प्योचुसु कहता है कि मुझे इस चीज़ की खुशी है कि उस हार्ट सिग्नल का कोई मतलब ही नहीं था, मुझे लग रहा था कि सेरी को कैप्टन री पसंद आ गया है, बल्कि ऐसा नहीं था। ये सुन के कैप्टन री को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो चारों को वापस भेज देता है और कहता है कि वो प्योंगयांग जा रहा है सेरी के साथ पासपोर्ट की फ़ोटो उठाने के लिए, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कैप्टन री फिर वापस घर में आता है और सेरी को काफ़ी सारा एटीट्यूड दिखाता है और कहता है कि तुम आज बाहर सोगी, मैं आज बेड पे सोऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। बाद में हम कैप्टन री को उसके कमरे में देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जेलस था। उससे काफ़ी बुरा लग रहा था कि सेरी के उस हट का कोई मतलब ही नहीं था, उसने हर किसी को हट दिया, और वो सेरी के बारे में सोचते सोचते ही वहाँ सो जाता है। हमें फिर मानबॉक को दिखाया जाता है जहाँ की उसकी बीवी उसे बोल रही होती है कि सेरी ने आज उनके बच्चे को बचाया है बुली होने से। क्योंकि ये सुन के मानबॉक को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है क्योंकि वो ही कैप्टन री पे नज़र रख रहा है अभी। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग मानबॉक को तंग कर रहे होते हैं क्योंकि उसका काम सबकी बातें सुनना था, और वो लोग उसे मारने ही वाले थे। तभी कैप्टन री का बड़ा भाई आके उससे रोक लेता है और मानबॉक को बचा लेता है। और हमें ये दिखाया जाता है कि कैप्टन री के बड़े भाई ने वही घड़ी पहनी थी जो कि सेरी ने देखी थी उस दुकानदार के दुकान में। कैप्टन री के बड़े भाई ने मानबॉक की जान बचाई थी, लेकिन हमें पता है कि मानबॉक के वजह से ही कैप्टन री के बड़े भाई की जान गई थी। सेरी और कैप्टन री फिर फोटो उठाने के लिए प्योंगयांग जा रहे होते हैं ट्रेन में। वहाँ ट्रेन में सेरी कैप्टन री से पूछती है कि अगर वो यूरोप जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है तो उसको तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना। हमें यहाँ पता चलता है कि कैप्टन री ने सेरी को यूरोप भेजने के लिए उसके पिताजी से बात की थी, और उसके पिता के वजह से ही सेरी अब यूरोप जा सकती है। लेकिन कैप्टन री का बाप उसे ये भी कहता है कि अगर सेरी ने वहाँ पे जाके कुछ भी गलत किया तो उसका सारा इल्ज़ाम उस पर आएगा और कैप्टन री को ही सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन वो सेरी को ये सब नहीं बताता और कहता है कि उसे कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। फिर ना ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन में कोई खराबी आ गई है और उस ट्रेन को ठीक होने में 10 घंटे लगेंगे। ये सुनकर सेरी का दिमाग ही खराब हो जाता है कि ट्रेन को ठीक करने में 10 घंटे, जिसपे कैप्टन री कहता है कि तुम चिंता मत करो, कह रहे हैं कि 10 घंटे, लेकिन मुझे पता है कि 13 से 16 घंटे लगेंगे। और इसलिए ठंड से बचने के लिए वो लोग ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर आग जला के बैठे होते हैं। सेरी कैप्टन री से बार बार सारा सामान मांग रही होती है, कभी कंबल, कभी खाना, कभी पानी, और कैप्टन री उसकी सारी बातें मान रहा होता है। सेरी फिर कैप्टन री से कहती है कि तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो और तुम फ्यूचर में काफ़ी अच्छे पति भी बनोगे, जिसपे कैप्टन री कहता है कि मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि मैं जब भी फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ तो डिसअपॉइंट ही होता हूँ, इसलिए मैंने फ्यूचर का सोचना ही छोड़ दिया है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि कैप्टन री काफ़ी बड़ा पियानो स्टार बनना चाहता था, लेकिन उसके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी और उसे मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ी थी, इसलिए वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहता था क्योंकि उसका एक लौता सपना उसे छिन गया था। फिर सेरी कैप्टन री को समझाते हुए कहती है कि हमेशा उसे भी ऐसा लगता था कि उसके लाइफ में भी कुछ सही नहीं है, लेकिन वो अब जीना सीख गई है और चाहे जो भी हो जाए लाइफ जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। और वो ऐसा कह के इस कैप्टन री को समझाने की कोशिश करती है। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस ट्रेन में सेरी के साथ सॉन्गजुन भी है और वो भी उसी ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था। और 16 घंटे बाद एट लास्ट कैप्टन री और सेरी प्योंगयांग पहुंच ही जाते हैं, साथ ही सॉन्गजुन भी प्योंगयांग पहुंच चुका था और वो दोनों फिर फोटो स्टूडियो जाते हैं और सेरी अपना फ़ोटो उठाती है।
वो कैप्टन री से ये भी कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों भी एक साथ फ़ोटो उठाएं, एक यादगार के तौर पर। लेकिन कैप्टन री उसके लिए मना कर देता है। सॉन्गजुन और उसका एजेंट फिर होटल में पहुंचता है और वहाँ पे सॉन्गजुन को उसके एजेंट पे शक हो जाता है और वो उसके एजेंट को कहते सुनता है कि वो सॉन्गजुन को पकड़वाना चाहता है। इसलिए सॉन्गजुन उसके एजेंट को गन पॉइंट पर रख के वहाँ से भाग जाता है और सॉन्गजुन के पास उसके एजेंट का फ़ोन भी होता है जहाँ पे वो सेरी के दूसरे भाई से बात कर रहा होता है। सॉन्गजुन उससे कहता है कि चाहे जो भी हो जाए वो उसका पैसा रिटर्न नहीं करेगा। तभी सॉन्गजुन के सामने उसे सेरी दिखती है। सॉन्गजुन फिर फ़ोन पे उसके दूसरे भाई को पूछता है कि सेरी कहाँ पर है, जिस पे उसका भाई बोलता है कि सेरी अब नहीं रही है। लेकिन सॉन्गजुन को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था है कि सेरी उसी के सामने है। सेरी भी सॉन्गजुन को पहचान लेती है और सॉन्गजुन को पता था कि सेरी का दूसरा भाई अभी उसे नहीं छोड़ेगा और उसका बचने का बस एक ही तरीका है, वो है सेरी। इसलिए वो सेरी का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाता है और उसे लिफ्ट में ले जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे कैप्टन री आ जाता है और उसे रोक लेता है और यहाँ पर ही एपिसोड 5 के यहाँ ही एंड हो जाता है। तो आपको क्या लगता है अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या सेरी सॉन्गजुन के साथ चली जाएगी या फिर कैप्टन री उसे रोक लेगा? ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा और मैं जल्दी मिलूँगी इस सीरीज़ के एपिसोड 6 के साथ। जैसे कि मैंने बताया है कि इस सीरीज़ में लास्ट में एक एपिलॉग दिखाया जाता है कि सेरी जब साउथ कोरिया में थी तो बहुत सारे लड़कों के साथ डेट पे जाती थी, लेकिन बाद में उनसे ब्रेकअप कर लेती थी। और वहाँ पे उसे एक लड़का कहता है कि तुम कभी भी रिश्ते को बढ़ने से पहले ही उसे तोड़ देती हो ताकि तुम हर्ट ना हो, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें भी ऐसा लड़का मिले जिसके लिए तुम हमेशा वेट करती रहोगी। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इस पे सेरी कहती है कि चाहे जो भी हो जाए वो किसी का इंतज़ार नहीं करेगी। लेकिन फिर हमें बाद में वही सीन दिखाया जाता है जहाँ सेरी कैप्टन री का इंतज़ार कर रही होती है पूरी रात बैठ के। और यहाँ पर ही एपिसोड 5 का एंड हो जाता है। मैं जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सिया।